Welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today being a Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual fund and related issues. You can call us on our direct landline numbers 2331 4444, 2371 7106 and 2371 7117. Our numbers once again are 2331 4444, 2371 7106 and 2371 7117. And please dial 011 as the STD code before these numbers. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Ambrish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक खबरें आप तक लाएंगे। आज रविवार है और हर एक रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमें फोन करके म्यूचुअल फंड से जुड़ी कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 23314444 और 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में आमंत्रित हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। और शुरुआत में हेडलाइंस लेके मौजूद हैं अर्जुन चौधरी। Finance Minister Nirmala Sitharaman says banks, including the private sector, should embrace digitization towards ensuring that government schemes reach the poor and the downtrodden. Economic think tank NCAER expects the country's economy to grow around 10% in the current financial year, and foreign portfolio investors pump in a net 7,605 crore rupees so far in the month of September. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि निजी बैंकों समेत सभी बैंकों को डिजिटलीकरण पर ध्यान देना चाहिए ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ गरीब और निचले तबके के लोगों को मिल सके। आर्थिक थिंक टैंक NCAER को उम्मीद है कि मौजूदा वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था लगभग 10% की गति से बढ़ेगी और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने सितंबर में अब तक 7,605 करोड़ रुपए का निवेश किया। और आज की पहली खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि निजी बैंकों समेत सभी बैंकों को डिजिटलीकरण पर ध्यान देना चाहिए ताकि वित्तीय समावेश के तहत अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच बनाई जा सके और सरकारी योजनाओं का लाभ गरीब और निचले तबके के लोगों को मिल सके। तूतीकोरिन में तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के शताब्दी समारोह में श्रीमती सीतारमण ने कहा कि कोविड-19 के दौरान भी डिजिटल माध्यम से बैंक सरकार की वित्तीय सहायता को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा पाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत मुद्रा योजनाओं के माध्यम से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे व्यापारियों को सहायता उपलब्ध कराई गई है। और हमारे पहले श्रोता हफीज हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश से। हफीज जी बताइए क्या पूछना चाहते हैं? सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। करंटली मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। पहले मैं जॉब करता था जी, और अभी मेरा इनकम का सोर्स इक्विटी म्यूचुअल फंड और शेयर से ही सिर्फ है। तो सवाल सर ये है कि अभी आई एम जस्ट प्लानिंग टू बाय हाउस और लैंड, और मुझे म्यूचुअल फंड से काफी अच्छा खासा सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हो रहा है और मुझे रिडीम करना है उसी घर या लैंड खरीदने के लिए। सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को बचाने के लिए सर कोई ऑप्शन है हमारे पर? 1 लाख के एबव अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हो रहा है उसको सर बचाने के लिए कोई ऑप्शन है हमारे पर? जी हाँ, बिल्कुल है। एक कैपिटल गेन्स बॉन्ड होता है जिसमें जो आप पैसा लगाएं और खासकर मिलने वाला जो गेन है, गेन पार्ट को अगर आप लगाएं तो उससे आपको टैक्स नहीं देना होता है। लेकिन वो एक फिक्स्ड इनकम यील्डिंग ये 5 से 6% तक उस पर रिटर्न मिलता है और 5-7 साल के लिए आपका पैसा उसमें 5 साल के बाद ही आप निकाल सकते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और REC
ये बॉन्ड इशू करते हैं। Next caller is Miss Savita from Kolkata. Savita ji, a warm welcome to you on Market Mantra. Please ask a question to our expert. Good evening, sir. I'm Savita Bhatia from Calcutta. I'm having a mutual fund which is around 10 to 15 years old. So I want to sell it off. Along with that, they're asking me for the updation of the KYC. Yes. So I just wanted to know how we can update through online. If I don't go to the place, I just wanted to go through the like online process. Along with that, अगर मुझे sell भी करना है, तो उसका online process एक बार मुझे थोड़ा explain कर दीजिए। ऑनलाइन केवाईसी अब बहुत सारे फंड कंपनी के वेबसाइट पे भी उपलब्ध है। और मुझे पता नहीं आप ये जो दिस पर्टिकुलर फंड दैट यू ओन इज विच वन ऑफ विच कंपनी? It's L&T. हाँ जी। So if it is 15 year old, maybe you bought a fund which was Chola Mutual Fund, or I don't know. It was Fidelity previously. Fidelity था, हाँ जी। Yeah, many companies have actually L&T is a result of Chola and Chola Mutual Fund and Fidelity. So it's not difficult. You can do it if you have your PAN card and your Aadhaar number, and there is a phone number which is linked to Aadhaar number. Your KYC can be done. Maybe you can just open an account without making an investment at any of the online enablement which is there, Paytm Money or Grow or something. And download their app, do your KYC, and don't make any investment. The result of that will be that your KYC will be done, and it will be updated in the database in a day or two. And then you will be KYC. Then you can, because for mutual fund only one KYC is needed, and you are eligible to invest across any mutual fund. So that's it. That's the way to do it. Okay, and one more thing, like मेरे नाम के अलावा accordingly there is one more name of my father as a second co-holder. So in that case they were asking for that KYC as well. तो वो mandatory है उस केस में कि मुझे अब मेरे साथ जो second nominee में जो मेरे father का नाम है उनकी KYC भी update करूं? जी हाँ, अगर वो है तो उनका जरूर KYC करना चाहिए, और ये तो जरूरी हो क्योंकि ये जॉइंट होल्डर है। आप दोनों में से कोई भी वो पैसा ले सकता है। तो फिर जब मैं हूँ तो मैं अगर अपना KYC कर रही हूँ तो उनका भी मैंडेटरी है क्या करना? मेरे अलावा नहीं हो जाएगा? डिपेंड करता है, आपके अकेले से नहीं होगा अगर वो जीवित है और उनका वो जॉइंट होल्डर है। अगर कोई नॉमिनी होता तो शायद ये अनिवार्य नहीं होता, लेकिन जॉइंट होल्डर के केस में आप बोल रहे हो कि करना ही पड़ेगा, और क्योंकि उनका बराबर उनका राइट है इसको लेने का, तो इसलिए शायद ये जरूरी है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और दिल्ली से हमारे श्रोता के मदान जी लाइन पे हैं। मदान साहब नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? मार्केट मंत्रा की टीम को बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, मेरा एक म्यूचुअल फंड, मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ जी, और कुछ फंड हम ऑलरेडी शिप में लगाते हैं जी, जिनमें एक्सी लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, ICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेब्ट फंड। इन तीन फंड में हम ऑलरेडी 5 हजार लगाते हैं। मी एंड माय वाइफ बोथ आर सीनियर सिटीजन जी। तो आई वांट सम मोर शिप, और मैंने कुछ सिलेक्ट किया कांट एब्सोल्यूट फंड। तो धीरेन्द्र जी आप थोड़ा एडवाइस करेंगे, हाउ इज दिस फंड कांट एब्सोल्यूट फंड? शुड आई गो अहेड? ये क्वांट म्यूचुअल फंड हुआ करता था अक्टूबर 2018 के बाद से। इन फंड्स का, क्वांट म्यूचुअल फंड के अधिकतर फंड का प्रदर्शन बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही शानदार है, और मैं इसके बारे में खुद ही मेरे जहन में सवाल आता रहता है कि कैसा है। क्वांट एब्सोल्यूट रिटर्न फंड का रिटर्न काफी कंसिस्टेंट रहा है, और खासकर अक्टूबर 2018 जब से ये नई मैनेजमेंट आई है, और उनका वो केवल इसकी ही जिम्मेवारी ले रहे हैं कि इसके बाद का जो प्रदर्शन है उसके लिए वो जिम्मेवार है। उसके पहले का तो दूसरे ओनर थे, दूसरे फंड मैनेजर थे। तो ये काफी स्टेबल फंड साबित हो रहा है, लेकिन लोग अभी भी इसके बारे में बहुत सारे लोग आशंकित है कि क्या, और बिल्कुल बाकी किसी भी फंड से बहुत ही अलग तरीके का स्ट्रैटेजी है। ये एक क्वांटिटेटिव और बहुत नॉन ह्यूमन जजमेंटल ये स्ट्रैटेजी फॉलो करता है,
तो अगर आप अपने पैसा का 1/4 इसमें लगाना चाहते हैं, जरूर लगाना चाहिए। Next caller is Subir from Kolkata. Subir, a warm welcome to you on Market Mantra. Please ask your question to our expert. या थैंक यू। धीरेन्द्र जी नमस्कार। नमस्कार। धीरेन्द्र जी पूछना था, इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन के लिए कितना प्रतिशत करना चाहिए, 10, 15 या 20? और फंड्स में धीरेन्द्र जी ये मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 ETF या फंड ऑफ फंड वर्सेस मोतीलाल ओसवाल का S&P 500 जी, एक कैसा होगा ये वाला? जी हाँ, आपका पहला सवाल कि कितना होना चाहिए, इसका कोई थंब रूल नहीं है और इसको आप बिल्कुल नियमित स्टैंडर्ड इक्विटी एलोकेशन की तरह देखें और मुझे लगता है कि वही नजरिया भी रखें। कम से कम 5 साल के लिए इन्वेस्ट करें, SIP करें, ताकि आप इन्वेस्टमेंट एवरेज कर पाए, डाइवर्सिफाई कर पाए। और अगर ये 50% भी हो बहुत सारे लोगों के लिए तो मुझे चिंता नहीं होगी। अगर उससे कम है, चूंकि हमारा होम बायस, हम जिन फंड्स में पैसा लगाते हैं और वो फंड जिन कंपनियों में पैसा लगाती है, हम उनसे बड़ा परिचित हैं, वो हमें जाना पहचाना लगता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि और वो यूनिवर्स हमारा बड़ा कम है, छोटा है। हम उन्हीं ऐसी कंपनियों के शेयर में पैसा लगा रहे हैं जो बहुत ही सक्सेसफुल है, बहुत ही उनका स्ट्रांग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, शायद कई बार सस्ती भी हो भारतीय बाजार की तुलना में। तो ये इसके पहले सवाल का मेरे पास जवाब नहीं है, वो आपकी इच्छा है। लेकिन वो इक्विटी वाला रूल्स आपको जारी रखना चाहिए। बहुत सारे विकल्प अब हो गए हैं, एक तो कि एक्टिव और पैसिव। एक्टिव बहुत सारे विकल्प हैं, एक वैल्यू फंड है ब्लैक रॉक DSP का, उसके अलावा एक फ्रैंकलिन का US अपॉर्चुनिटी है, या ICICI प्रूडेंशियल का एक ब्लेंडेड फंड है, मतलब उसको मैं ब्लेंडेड फंड समझता हूँ, जो US अपॉर्चुनिटी फंड है। नैस्डैक 100 एक तीसरा मतलब ये एक दूसरा पैसिव विकल्प है। S&P 500 एक मिराई एसेट का बैंक प्लस भी है। उसके अलावा एक S&P 50, S&P 500 के 50 बड़ी कंपनियों में वो पैसा लगाता है, वो एक चौथा विकल्प सामने आया है और ये बहुत आसानी से भारतीय निवेशक इसमें पैसा लगा सकते हैं। आप ETF खरीद लीजिए या फंड ऑफ फंड में पैसा SIP कर लीजिए, जैसे आप आम फंड में करते हैं। किसी में करिए, ज्यादा फैलाइए मत। और ये अगर आपका पहला वाला जो नजरिया है कि 5 साल के लिए और कम से कम और SIP करते हैं, तो ये सब कुछ 2-4% के रेंज में ही आपको, कुछ थोड़े रेंज में आपको उस बाजार का एक्सपोजर देगा। और गेस करना कि सबसे बेहतरीन विकल्प कौन सा है बड़ा मुश्किल है। और ग्रेटर नोएडा से हमारे नियमित श्रोता SPS जैन जी लाइन पे मौजूद हैं। जैन साहब नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार जी, मार्केट टीम को नमस्कार, धीरेन्द्र जी को नमस्कार। पिछले 1-1.5 महीने में मार्केट इतनी तेजी से बढ़ा है और हर वक्त लग रहा था कि कब मेजर करेक्शन आएगा। इसके लिए मैंने अपना कुछ पोर्शन 25-30% रिडीम कर दिया है, जिसमें मुझे टारगेटेड रिटर्न्स मिल गए हैं। वो आई एम सिटिंग ऑन ए हीप ऑफ कैश। तो अभी आगे क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? ये मेरी शायद प्रॉब्लम नहीं है, कई लोगों की प्रॉब्लम होगी अभी। ये प्रॉब्लम बहुत लोगों की है और इस प्रॉब्लम का कोई समाधान नहीं है। अच्छा है कि आपने 1/4 पैसा ही निकाला है। बहुत सारे लोगों ने अपने पैसे का 50%, 75% या सारा ही पैसा पिछले साल निकाल लिया था और उसके बाद वो बाजार के गिरावट का इंतजार ही करते रह गए। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। अगर आप मुझसे किसी भी तरह का इंडिकेशन चाह रहे हैं कि मुझे पता हो, तो मैं आपको बताऊं कि अगर मुझे जानकारी होती तो मैं आपके सवालों का जवाब अभी नहीं दे रहा होता, कुछ और कर रहा होता। और शायद इतने 30 साल से मैं बाजार में म्यूचुअल फंड मैनेजर से सबको देखता हूँ। इस दिशा में लोग ब्रॉडली राइट होते हैं, लेकिन प्रिसाइजली राइट होना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है। और कभी मुझे ऐसा सक्सेसफुल फंड मैनेजर भी नहीं दिखा है। आपने देखा होगा, आप अगर खुद ही देखेंगे कि ये जो डायनामिक एलोकेशन फंड है, जो कि इसी पर आधारित है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि उसको इक्विटी में रहना चाहिए कि डेट में रहना चाहिए, उनका कोई 5-10 साल में कोई ऐसा कोई लंबा चौड़ा कोई खास प्रदर्शन उनका नहीं दिखता है। ये साबित करता है कि
फंड मैनेजर्स भी अच्छे फंड मैनेजर जिनका की अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, वो अच्छी कंपनियों का चुनाव कर पाते हैं, उन कंपनियों में बने रहते हैं जब उनके बारे में बड़ा उल्टा उनके बारे में ओपिनियन होता है, इंप्रेशन होता है, और वो पैसा बना पाते हैं अपने ओरिएंटेशन से, अपने लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन से और अपने कंपनियों के चुनाव से। उसमें बाजार से निकल करके और बाजार में दोबारा लगा करके किसी फंड मैनेजर ने पैसा बनाया हो, ऐसा मुझे आज तक नहीं दिखा है। आप भी बचिए। Next caller is Keshav from Delhi. Keshav ji, a warm welcome to you. Please ask your question to our expert. हेलो सर, नमस्ते। Yes. हेलो। Yes, Keshav, we can hear you. सर, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट और सर मेरी एफडी बनी हुई है, तो सर इसमें क्या फर्क है, ये बताएंगे आप? शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड ढेर तरीके के होते हैं। फंड ऐसे होते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जो केवल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाते हैं, या ओवरनाइट, वो बिल्कुल डिपॉजिट की तरह है या सेविंग बैंक अकाउंट की तरह है, जो ओवरनाइट फंड है। कुछ ऐसे फंड होते हैं जो केवल डेट में लगाते हैं, कुछ ऐसे फंड होते हैं जो केवल कंपनियों के डेट में लगाते हैं, और इक्विटी के फंड भी ढेर सारी तरीके। इस तरह से करीब 40 तरीके के ओपन एंड फंड हैं जो कि निवेशकों के लिए उपलब्ध है। ये विकल्प इक्विटी का और अलग अलग सेक्टर के फंड भी बहुत सारे उपलब्ध है। शेयर बाजार तो आपको पता ही है, कंपनियों की आप भागीदार बनते हैं, आप कंपनियों के मालिक होते हैं उस रेशियो में, छोटे से रेशियो में जिसमें आप खरीद रहे हैं, और आप वहां पे बहुत सारे विकल्प हैं। 2000 कंपनियों में रोज एक्टिव ट्रेडिंग होता है, और हमारे यहाँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में करीब 3-3.5 कंपनियां में इनफ्रीक्वेंटली लेकिन ट्रेडिंग होता है, और ढेर सारी कंपनियां लिस्टेड हैं। आप खरीदते हैं और आप आसानी से बेच पाते हैं उनको, और यहाँ पे सारा डिसीजन लेना आपकी, और उससे पैसा बनाना और अपना डिसिप्लिन और या अपना स्ट्रैटेजी बना के उसको फॉलो करना, ये आपकी जिम्मेवारी है। म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसा किसी को दे रहे हैं जो कि एक आपको बताता है कि वो क्या करेगा, और वो करता रहेगा, और उससे आपको जो फायदा होगा या नुकसान होगा वो आपका होगा, और उसमें वो अपने खर्चे काटेगा। और डिपॉजिट तो आपको पता ही है कि आप डिपॉजिट और किसी भी म्यूचुअल फंड में और बाजार शेयर बाजार में सबसे बड़ा अंतर ये है कि आप डिपॉजिट जब करते हैं तो आपको पता होता है किस तरह का रिटर्न कितने समय में मिलेगा, और उसके बारे में ज्यादा अनिश्चितता होती नहीं है। हाँ, अन्यथा अगर आप बहुत लालच करें और किसी बहुत कमजोर कंपनी में डिपॉजिट कर दें, और वो कंपनी शायद और उसका रेटिंग बड़ा कमजोर हो और आपको अपनी हो सकता है, और पहले कभी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें लोगों का किया हुआ डिपॉजिट का पैसा वापस नहीं मिला। तो अगर आप सावधानी से करते हैं, अच्छे बैंक में करते हैं, तो उस तरह की चिंता नहीं होती है। निश्चित आमदनी, फिक्स डिपॉजिट, पैसा भी लगाते हैं म्यूचुअल फंड में, कोई आपका पैसा संभाल रहा होता है। शेयर बाजार, कंपनी में पैसा लगाना पूरी तरह आपकी जिम्मेवारी है। और मुंबई से हमारे श्रोता इलाजी लाइन पे हैं। इलाजी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? जी हाँ, मार्केट मंत्र टीम को मेरा नमस्कार। धीरेन्द्र जी से मैं पूछना चाहती हूँ, मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ और मुझे एक मंथली इनकम की जरूरत है। तो मुझे किसी ने बताया कि HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड जो है वो अच्छा खासा रिटर्न देती है हर महीने, और साथ में आपका जो कैपिटल होता है उसमें भी इजाफा होता है। तो कृपया आपकी राय बताइए मुझे। जी हाँ, जो आपको बताया गया है ये ब्रॉडली सच है, लेकिन इसमें आपको आगे जब पैसा लगाएंगे तो आप डिविडेंड, तो जिस भी तरह का रिटर्न मिलेगा किसी भी फंड में, जब आप पैसा लगाते हैं तो डिविडेंड मिलने के बजाय आपको रिटर्न जो मिलता है, आपको देखना चाहिए कि उसमें रिटर्न किस तरह का मिलता है। और बैलेंस एडवांटेज है, मुझे उम्मीद है, और लंबे समय में तो ये संभव ही है, लेकिन हर छोटे छोटे समय में या आपको इस तरह का रिटर्न मिलता रहे, ये संभव नहीं है। लेकिन म्यूचुअल फंड एक अच्छा व्हीकल है जहाँ पे आप जैसे जरूरत को पूरी तरह फुलफिल कर पाता है एक विड्रॉल प्लान से। अगर मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर आपने 1 लाख रुपया लगाया और आप साल में 6,000 रुपया निकालती हैं, और अगर फंड आपका 10% रिटर्न देता है, तो 4,000 रुपया उस फंड में लगा रह जाएगा, और 6,000 रुपया आपको 500 रुपये महीने के हिसाब से अगर आप निकाल लेती हैं, तो ये आप नियमित रूप से निकाल सकती हैं। और अगले साल
जो आपकी पूंजी है वो बढ़कर के अगर 1,04,000 हो जाती है तो उसका 6% आप निकालना शुरू कर दीजिए। अगर ये व्यवस्था आप फॉलो करती हैं तो मुझे लगता है आपको निराशा नहीं होगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर आप बहुत बड़ा रकम अगर अपने पैसे से निकालती रहती हैं तो और बाजार में गिरावट आती है और ये HDFC का जो बैलेंस्ड एडवांटेज है इसके बुरे वक्त भी आए हैं। 2-3 साल तक ये फंड बड़ा स्ट्रगल कर रहा था, खासा रिटर्न नहीं दे रहा था। पिछले दिनों इसमें बहुत बड़ा रिवर्सल हुआ है और पहले भी फंड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, पर बीच में 2-3 साल का जो निराशाजनक रिटर्न है वो आप जैसे निवेशकों के लिए बहुत भारी चिंता कर सकता है। इसलिए इसको संभालने का तरीका यही है कि आप एक विड्रॉल प्लान फॉलो करें, एक ऐसा विड्रॉल प्लान जो कि आप सालाना रिवाइज करें और हर महीने इस फंड से अच्छे रिटर्न की उम्मीद न करें। And before we take our next caller, Mohan from Gwalior, let's have a look at our second and third headline story. The Indian economy is expected to grow around 10% during the current financial year on the likelihood of fewer COVID-19 linked supply disruptions and increased pent-up demand in the traditional and contact-intensive services and a buoyant global economy, says the economic think tank NCAER. The research organization says that the real challenge, however, would be to sustain a growth rate of 7 to 8% in the years to come, she said. On the challenges being faced by the Indian economy, NCAER says the first one is to recover from the impact of COVID-19 and the second is to sustain post-COVID-19 growth rates of at least 7 to 8%. In more news, foreign funds have invested 4,385 crore rupees into equities and another 3,220 crore rupees in the debt segment during September 1 to 9. Continuing its buying binge in the domestic stock markets, foreign portfolio investors pumped in a net sum of 7,605 crore rupees so far in the month of September. Now let's take our waiting caller Mohan from Gwalior. Mohan, a very warm welcome to you on Market Mantra. Please ask your question to our expert. मार्केट मंत्रा टीम को नमस्कार, धीरेन्द्र सर को भी नमस्कार। नमस्कार धीरेन्द्र सर, मेरा ये सवाल है, मेरे पास 3 फंड है, एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप। मेरा सवाल है स्मॉल कैप फंड के बारे में, जिसका टोटल परसेंटेज होल्डिंग 23.67% आता है ऑफ टोटल माय फंड वैल्यू। मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि स्मॉल कैप फंड मोर वोलाटाइल होते हैं और इस समय मार्केट भी हाई पीक पे है, तो इस 23.67 को 10 या 8% में लाके बाकी जो अमाउंट है उसे बैंक में कैश में रख लिया जाए क्या? थैंक यू सर। लॉन्ग टर्म होराइजन का प्रश्न है सर। जी हाँ, अगर इस उतार चढ़ाव से आपको चिंता नहीं हो रही है, आपको डर नहीं लगता है, तो और अभी भी आप 5 से 10 साल के लिए आपका पैसा अगर पड़ा रहेगा या लगा रहेगा और अभी भी आप लगा रहे हैं तो पड़ा रहे, क्योंकि गेस करना इसमें एक नुकसान है पैसे का, पैसे निकालने का या रीबैलेंस करने का। रीबैलेंस करने से आप जरूर अपना रिस्क कम कर पाते हैं, जो बढ़ा है उसको आपने घटा दिया और फिक्स्ड इनकम में लगा दिया, वहां पे गिरावट की उतनी संभावना नहीं है। लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि जो आपका बढ़ता हुआ जो चीज है उसको आपने घटा दिया और आपका पैसा कम बढ़ेगा, और ये किसी को पता नहीं है कि आप मतलब सेलिंग योर विनर्स, जो चीज आप देख रहे होंगे कि आप स्मॉल कैप पे आपका ध्यान इसलिए भी जा रहा है कि अगर पिछले साल 1 साल में सेंसेक्स 52% बढ़ा है, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स 92% बढ़ा है, तो यह आपका बहुत कम पैसा लगा हुआ जो कि 27% हो गया है। तो ये आप अपने विनर्स को बेच रहे हैं, और मुझे स्मॉल कैप फंड्स में बड़ा विश्वास है। लार्ज कैप फंड्स के बारे में मैं बड़ा हैरान हूँ कि मतलब पिछले 2-3 साल में इंडेक्स का प्रदर्शन भी अच्छा रहा है, बहुत सारे फंड्स को उस तरह के रिटर्न को मैच करने में दिक्कत हुई है। स्मॉल कैप इंडेक्स हमेशा से स्मॉल कैप फंड्स बहुत अधिकतर हमारे स्मॉल कैप इंडेक्स को काफी अच्छे तरीके से हैंडसमली बीट करते रहे, और ये निवेशकों के पास स्मॉल कैप इंडेक्स में निवेश करने का विकल्प है नहीं। ये एक थ्योरेटिकल इंडेक्स है। मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स जो S&P BSE की देख रहे होते हैं, उसमें आप पैसा नहीं लगा सकते। आप सेंसेक्स और निफ्टी में केवल पैसा लगा सकते हैं। तो मत कीजिए अगर ये पैसा बहुत सालों के लिए लगा हुआ है। अगर ये पैसा आपको 4-5 साल के बाद चाहिए
तो जरूर अपना पैसा कुछ मेथोडिकली निकालना शुरू कर दीजिए और फिक्स्ड इनकम में रखिए। और थाने से हमारे श्रोता सुनील लाइन पे हैं। सुनील नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। I'm afraid we lost Sunil from Thane. I hope he joins us again. We're running out of time. Dhirendra, I would like to ask you about the current trend in the mutual fund market, which is because of the capital gains seen in the equity market, especially with the FPI fund inflow into our market for the month of September, like the story we read out. There is a lot of profit booking on the units held by on mutual fund schemes by investors. What is the short-term capital gains tax, and would you advise profit booking? Everybody should, take his money out if his goal has been achieved. But, mutual funds are not meant for trading. Simply because the market has gone up and your fund value has gone up, as you can witness, as you can listen here in this program itself, that many people are getting tempted to realize their gains simply because it has gone up, even though they don't need the money. So that is the general temptation. People have far less belief, but I think that's a wrong thing to do. And I think one should be selling if you have if your goal is achieved, or you bought a good fund and it is no longer a good fund. You bought a good company and it is no longer a good company as you expected it to be. That's the reason to sell, whether the market has gone up or gone down. Also, you mentioned about market timing being a very important factor why some fund managers do very well. No, I was saying that no, I have not come across anybody who has done it well. Okay. Well, one of our callers also mentioned about the monthly income. There is also MIP, monthly income plans. How is that different from SIP? No, your need for income will be met is a reverse of SIP. In case of SIP, you invest money every month. And the monthly income, of course, now mutual funds were, there was a clampdown on mutual fund to claim their funds, the conservative hybrid fund, as MIP, which they were called earlier. They can't call themselves MIP because that gave a connotation that you tend to expect a somewhat, guaranteed or, firm return month after month. And their mutual funds are subject to market risk. One should keep it to your heart. These funds where, small allocation, 10 to 20% into equity, remaining in fixed income. And over 3, 4, 5 years, they were very successful in doing that. But it is not possible for even such funds. There has been years, where these funds don't generate negative return or zero return, or they don't match. There was a bad phase for these funds where the 5-year return of these funds was also substantially lower than the post-office MIP when we actually, almost gave up on this category. Now it is making some sense because interest rates have come down. So it's a good conservative way of deriving income. The best way to derive income from your mutual fund is by way of a withdrawal plan rather than a dividend. And those are good conservative vehicles which actually fulfill the need of conservative investors. Thank you so much, Dhirendra, for being with us on today's edition of Market Mantra on mutual funds. And we hope to hear from you again next week. Thank you. और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि निजी बैंकों समेत सभी बैंकों को डिजिटलीकरण पर ध्यान देना चाहिए ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ गरीब और निचले तबके के लोगों को मिल सके। आर्थिक थिंक टैंक NCAER को उम्मीद है कि मौजूदा वित्त वर्ष में देश में अर्थव्यवस्था में लगभग 10% की गति आएगी और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने सितंबर में अब तक 7,605 करोड़ रुपए का निवेश किया। And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra.